Assalamu alaikum. Today I will be talking briefly about morphosyntax, and this short lecture is going to be meant for those students who are doing BS in English in the fourth semester from the affiliated colleges of the Punjab University. So morphosyntax, this is made up of two words. Two, you can say there are two things. There are two parts or two things. One is morpho and other is syntax. So morpho is related to morphology, and there is other word is syntax. So this means that this is actually a combination of morphology and syntax. Students should know this thing very well, that morphology is a micro branch of linguistics. That deals with the study of the morphemes. And what is a morpheme? Morpheme is the smallest unit of the meaning. So in morphology, we study about morphemes. On the other hand, syntax is the branch of linguistics that deals with the study of phrases and sentences and clauses, etc. So these are the two things that you need to keep in mind first of all. सो जब हम देखते हैं कि जो एक मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने वाला बंदा होता है, जो माहिर होता है, उसे मॉर्फोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो सिंटैक्स की स्टडी करने वाला होता है या माहिर होता है, उसे हम सिंटैक्टिशियन कहते हैं। अब जो मॉर्फोलॉजिस्ट होता है उसका डोमेन क्या होता है? उसको डोमेन ये होता है कि यानी ही विल हैव टू स्टडी हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड, हाउ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, हाउ यू कैन से इन्फ्लेक्शन टेक्स प्लेस, हाउ डेरिवेशन टेक्स प्लेस, हाउ यू कैन से कंपाउंडिंग कैन टेक्स प्लेस। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक मॉर्फोलॉजिस्ट की डोमेन के अंदर आती हैं। इसके आगे जब हम बात करते हैं तो आगे सिंटैक्टिशियन क्या करता है? सिंटैक्टिशियन की डोमेन ये होती है कि यानी वो जो अल्फाज होते हैं जो हम मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं, वो मिल के फ्रेजेस और फ्रेजेस के बाद फिर जुमले सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जो होता है ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो आप देखें कि यानी यू नो दिस थिंग वेरी वेल दैट बोथ दीज ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, येट देयर आर मैनी पॉइंट, देयर आर सम सर्टन पॉइंट्स यू कैन से वेयर यू विल सी दैट दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। आगे हम इसको पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो द इंटरेक्शन बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, इट इज़ कॉल्ड मॉर्फोसिंटैक्स। सादा सा ज़बान में कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स के दरमियान जो इंट्रैक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मॉर्फोसिंटैक्स कहते हैं। अब देखें कि जो वर्ड जब हम बनाते हैं ना, यानी व्हेन वी मेक वर्ड्स, व्हेन वी फॉर्म वर्ड्स, तो ये हम आइसोलेशन में इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हम देखें कि हम उर्दू में या अंग्रेज़ी ज़बान में हम वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, आइसोलेशन में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम उनको फ्रेजेस के अंदर, फिर हम उनको जुमलों के अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो ये हम इसमें चीज़ देखेंगे। अब आप ये चीज़ नोट करें कि मॉर्फोसिंटैक्स क्या होगा, कि जिसमें यानी इनकी दोनों की इंट्रैक्शन होगी, ठीक है। आप ये चीज़ देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी के एतबार से अगर हम बात करें तो एक जो लफ्ज़ होता है ना, एक लफ्ज़ का जो साहत होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जब हम उसके अंदर तब्दीली करते हैं तो आपको एक फ्रेज़ और एक जुमले के अंदर भी तब्दीली करनी पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक जुमला बनाते हैं कि ये लफ्ज़ है कैट, तो कैट, यू नो दिस थिंग वेरी वेल दैट दिस इज़ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। जब हम कहते हैं कि द कैट डिवोर्स द रैट, डिवोर्स द रैट, ठीक है। अब देखें कि अगला जुमला बनाते हैं कि द कैट्स। अब कैट्स जो होता है, कैट हर कैट की जमा है, ठीक है। हमने उसके साथ सफिक्स एस लगाया और उसके नतीजे के तौर पे क्या बना? वो प्लूरल बन गया, ठीक है। तो द कैट्स डिवोर द रैट, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि पहले जुमले के अंदर जब खैट हमने यूज़ किया था तो खैट की वजह से हमने उसमें डिवोर यूज़ किया, डिवोर्स यूज़ किया, यानी एस सी एस का इजाफा किया, जैसे कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में आमतौर पर करते हैं। बाकी अब दूसरे का अगर आप देखते हैं तो दूसरे के अंदर आपने देखा था जब आपने कैट्स यूज़ किया तो आपने डिवोर यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी बात ये मतलब बुनियादी तौर पे कवर हो जाती है कि जो मॉर्फोलॉजी, अगर हम जो होता है ना कि व्हेन वी ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ल्ड थ्रू अ मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो दिस चेंज विल आल्सो बी एबल टू इन्फ्लुएंस द यू कैन से द होल स्ट्रक्चर इन द सिंटैक्स। एक जुमले की पूरी साहत के अंदर भी तब्दीली लाएगा, ठीक है। ये तो बात होगी। अब इसके साथ एक बहुत अहम बात है, इसमें कुछ की टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपसे थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगा, उनको थोड़ा डिफ़ाइन करूँगा। एक टर्मिनोलॉजी इसमें आमतौर पर इस्तेमाल होती है, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी, VALENCY, ये मैंने लिख भी दिया है, वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट अ वर्ब कैन टेक, ठीक है, इज़ कॉल्ड वैलेंसी। एंड यू कैन से द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट अ वर्ब कैन टेक इज़ कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट की जो तादाद होती है, नंबर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी हम कहते हैं। अब वैलेंसी को हम देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होगा फिर अब आर्ग्यूमेंट क्या चीज़ होती है,
ठीक है, यानी वैलेंसी तो आपने देखा कि तादाद के साथ इसका लिंक होता है ना। तो फिर हमने नो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ यू कैन से आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट्स क्या था कि आर्ग्यूमेंट्स आर द फ्रेजेस, ये फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, दैट आर इसेंशियल फॉर अ वर्ब। ठीक है, ये एक वर्ब के लिए इसेंशियल होते हैं, यानी आर्ग्यूमेंट्स आर द फ्रेजेस दैट आर नेसेसरी फॉर अ वर्ब। ठीक है, और ये नाउन फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, अब नाउन फ्रेज आपने ऑलरेडी पढ़ा कि नाउन फ्रेज क्या होता है। एक नाउन जो होता है वो भी नाउन फ्रेज हो सकता है, एक प्रोनाउन भी नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन भी नाउन फ्रेज है, आर्टिकल प्लस नाउन भी नाउन फ्रेज होता है, और आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन भी वो नाउन फ्रेज होता है। ये आपने ऑलरेडी ये चीज़ें आपने इनका मुतालिया आपने किया हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, सिंटैक्स के चैप्टर जब हमने इसको पढ़ा था। तो अब आप देखें कि मैंने क्या बताया कि यानी वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ़ द आर्ग्यूमेंट दैट अ वर्ब कैन टेक। ठीक है, ये वैलेंसी कहलाती है। और दूसरा हमने क्या देखा है कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स आर द फ्रेजेस दैट आर इसेंशियल फॉर द वर्ब के साथ इसेंशियल होते हैं। अब मिसाल के तौर पे कि अब आर्ग्यूमेंट को सादा अल्फाज में अगर आप कहें ना कि सादा अगर मैं आपको बताऊँ, तो जो जुमले के अंदर सब्जेक्ट होता है ना या जो ऑब्जेक्ट होता है उनको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे कि आप एक जुमला बनाते हैं कि अली स्लीप्स, ये एक जुमला है। अब इसमें देखें, अब इस जुमले के अंदर एक आर्ग्यूमेंट है, चूँकि अली एक आर्ग्यूमेंट है, वर्ब के साथ यूज़ किया है ना। ठीक है, तो ये एक आर्ग्यूमेंट है अली स्लीप्स। ठीक है, या आप बोलते हो इस तरह के और भी आप जुमले बना सकते हैं। ठीक है ना, कि अली स्लीप्स, ये हमने जुमला, अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो वो वर्ब वो फेल जिनको एक आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जो एक आर्ग्यूमेंट को इत्तफाक आ जाते हैं, उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, यानी दोज वर्ब्स, ठीक है, दैट नीड ओनली वन आर्ग्यूमेंट दे आर कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब इसके बरक्स एक और जुमला बनाते हैं, हम एक जुमला बनाते हैं कि द कैट यू कैन से डिवॉल्ट द रैट। अब आप देखें कि अब इसमें दो आर्ग्यूमेंट आ रही हैं। ठीक है, इसमें वर्ब कौन सा है, डिवॉल्ट वर्ब है ना। तो एक द कैट आर्ग्यूमेंट है और एक होता है द रैट आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो ऐसे वर्ब जिनको दो आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत होती है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, यानी आपने भी याद देखा कि इन ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या थे कि दोज वर्ब्स दैट नीड ओनली वन आर्ग्यूमेंट दे आर कॉल्ड intransitive verbs and those verb that need two argument they are called the transitive verbs। जैसे मिसाल के तौर पे फिर जुमला बनाते हैं, आप बनाते हैं कि ही प्लेज क्रिकेट। अब इसमें ही एक आर्ग्यूमेंट है, ओके, और क्रिकेट एक आर्ग्यूमेंट है। तो फिर आपको बात वाज़ह होगी कि वर्ब के जो आगे पीछे जो फ्रेजेस इसेंशियल लगते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बेटा एक और आपने बात देखनी है कि एक लफ्ज़ होता है, एक आमतौर पे कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके साथ तीन आर्ग्यूमेंट यूज़ होती है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि यानी ही टाट अस इंग्लिश। अब देखें, इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट हो गई, एक अस आर्ग्यूमेंट होगी, एक इंग्लिश आर्ग्यूमेंट होगी। इस तरह इन द सेम वे आप बोलते हो कि ही टोल्ड मी अ स्टोरी। अब इसमें ही एक आर्ग्यूमेंट है, एक मी आर्ग्यूमेंट है और एक जो है स्टोरी आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो जो वर्ब तीन आर्ग्यूमेंट की यू कैन से जिन वर्ब को तीन आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत होती है तो उनको हम कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, अभी देखें, यानी आप तीन ट्रांजिटिव वर्ब को ज़रा समराइज़ कर लेते हैं कि पहला वर्ब क्या होता है कि यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट इन ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट नीड ओनली वन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जैसे कि मिसाल हमने क्या आती थी अली स्लीप्स। ठीक है, आगे था ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट नीड टू आर्ग्यूमेंट्स। जैसे कि हमने मिसाल दी थी कि द कैट डिवॉल्व द रैट, यहाँ आपने बोले थे ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है ना, ये दूसरी मिसाल आपने दी। इसके बाद जो है ना कि दो डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट नीड टू आर्ग्यूमेंट्स, थ्री आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे ही टोल्ड मी अ स्टोरी, ही टाट अस इंग्लिश। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट आपको उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो ये इसमें बेसिक जो था सबसे पहला बेसिक एक बुनियादी सा कंसेप्ट होता है। अब उसके बाद इसमें एक टर्म यूज़ करते हैं पैसिव्स और एक्टिव्स, पैसिव्स और एंटी पैसिव्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब हम एक जुमले को अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर जब हम एक्टिवा से पैसिव्स में तब्दील करते हैं तो उसकी आर्ग्यूमेंट में फ़र्क नज़र आएगा आपको। मतलब मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि एक जुमला हम बनाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जुमला है कि द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, ये एक जुमला है। ठीक है, ये जुमला आप नोट करें, इसमें दो आर्ग्यूमेंट है। एक्टिवाइज का जुमला है ना, इसमें अरेस्टेड क्या था, वर्ब है, और इससे पहले जो पुलिस क्या है वो एक आर्ग्यूमेंट है और द थीफ क्या है वो दूसरी आर्ग्यूमेंट है। ठीक है,
जब हम इस जुमले को पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं, ठीक है, यानी हम कहेंगे कि द थीफ वाज अरेस्टेड। अब उसमें बाय पुलिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि यानी पुलिस का जो है ना, बाय पुलिस, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो आप अब देखें कि जब जो है ना कि व्हेन वी टर्न दिस एक्टिव सेंटेंस इनटू द पैसिव सेंटेंस, तो वहाँ एक तब्दीली नज़र आती है कि पहले एक्टिव के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट थे और पैसिव के अंदर 1 आर्ग्यूमेंट है। जैसे देखें कि द थीफ वाज अरेस्टेड, अब इसमें अरेस्टेड वर्ब है और उसमें थीफ एक ही आर्ग्यूमेंट है। इन द सेम एक और जुमला आपको मैं मिसाल के तौर पर बताता हूँ कि आप कहते हैं द स्वीपर क्लीन्स द स्ट्रीट, ठीक है, द स्वीपर क्लीन्स द स्ट्रीट। अब इसमें देखिए इसमें भी 2 आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, क्लीन्स वर्ब है, स्वीपर इसमें 1 आर्ग्यूमेंट है और इसके साथ द स्ट्रीट दूसरी आर्ग्यूमेंट है, ठीक है ना। तो अब आप इसको देखें कि जब हम इसे पैसिव में करेंगे तो आप देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट रिडक्शन आ जाती है, यानी आर्ग्यूमेंट की जो वैलेंसी चेंज हो जाती है ना, ठीक है। एक्टिव में वैलेंसी ज़्यादा है और पैसिव की वैलेंसी कम है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम बोलते हैं कि द स्ट्रीट इज़ क्लीन्ड, जब हम पैसिव में बनाते हैं तो क्या बनेगा, द स्ट्रीट इज़ क्लीन्ड। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, जब हम एक्टिव से पैसिव में तब्दील करते हैं तो एक नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट जो होती हैं उनके अंदर एक तब्दीली आती है, यानी उसकी वैलेंसी चेंज होती है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आगे भी आपको बताऊँगा, तो मैं इसको समरी बता देता हूँ, समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि मॉर्फोसिंटैक्स इज़ द इंट्रैक्शन बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। वैलेंसी अगर हमने पढ़ा था, वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ़ द आर्ग्यूमेंट दैट अ वर्ब कैन टेक, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं कि आर्ग्यूमेंट्स आर द फ्रेजेस दैट आर इसेंशियल फॉर द वर्ब, ठीक है, ये होता है। इसके बाद हमने देखा था कि यानी दोज वर्ब विच नीड 1 आर्ग्यूमेंट, ओनली 1 आर्ग्यूमेंट, दे आर कॉल्ड intransitive verbs, and those verbs which need 2 arguments they are called transitive verbs, and those verbs which need 3 arguments they are called ditransitive verbs। तो होप आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अगले पॉइंट्स को।